नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। आज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा रहे हैं और वो ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीचे मैंने प्लेलिस्ट रखी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सी ऐसी टॉपिक्स मिलेगी जो नेट जेआरएफ में वर्क करेगी। अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएससी के छात्र हैं, एमएससी प्रीवियस के छात्र हैं, तो उसके लिए भी आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियोज़ पड़े हैं, प्लेलिस्ट को ऐड कर लें अपने प्लेलिस्ट में और आगे पढ़ाई करते रहें। तो आज बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लिनिकल फील्ड हो चाहे नॉर्मल बेसिक फील्ड हो। ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन इससे बहुत अच्छे होते हैं। जीन थेरेपी, बहुत से ऐसे थेरेपी हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा ही पता चले हैं। अलग अलग थेरेपी हम जान सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, और इसके द्वारा जीन का जो बेसिक फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। कौन से जीन, टॉक्सिसिटी का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और मतलब ये समझ लीजिए कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल की डिफिनेशन जान लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब क्या होता है कि ऐसा एनिमल जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन समझ लीजिए, फॉरेन जीन या डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया हुआ उसके अंदर इंसर्ट किया हो। ठीक है, वही हो जाएंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ये भी हो सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड को कैसे बनाया जाता है, फॉरेन डीएनए को उनके बॉडी के अंदर या उनके एग के अंदर, फर्टिलाइज एग के अंदर या उनके ब्लास्टोसिस्ट लेयर के अंदर इंसर्ट करा करके उनको क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? द ट्रांसजेनिक एनिमल दैट हैव अ फॉरेन जीन और आर डिजायर्ड जीन और आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ गए आप लोग कि एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जिसके अंदर फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया हुआ है, वो हो जाएंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, पहली बात ये जो प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी एनिमल लिए, नॉर्मल एनिमल, उसको ट्रांसजेनिक बनाना है तो उसमें जो प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, उसको उसमें डीएनए रख करके अगर उनके ब्लास्टोसिस्ट लेयर में या प्रोन्यूक्लियाई या फर्टिलाइज एग में अगर इंसर्ट कराते हैं तो वो होल प्रोसेस ट्रांसजेनेसिस कहलाता है। आप लोग याद रखेंगे, वो होल प्रोसेस ट्रांसजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक वर्ड है, इसको सबसे पहले कॉइन किया था र्यूडल एंड डॉक्टर गार्डन ने। ठीक है, र्यूडल और डॉक्टर गार्डन ने सबसे पहले ट्रांसजेनिक वर्ड जो है उसको कॉइन किया था, र्यूडल एंड डॉक्टर गार्डन ने। ठीक है, और जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल बना था वो 1974 में बना था। किसने बनाया था? रुडोल्फ जेनिस ने। रुडोल्फ जेनिस ने क्या किया कि बहुत साल पहले से वो एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक माइस लिया। ठीक है, उसमें क्या किया कि उसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया। किसकी सहायता से? माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से, यानी माइक्रो इंजेक्शन, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इंसर्ट करा दिया। कहाँ पे? उसके प्रोन्यूक्लियाई ऑफ एग में इंसर्ट करा दिया और फिर वो एग को वापस कहाँ भेज दिया, जो भी फोस्टर मदर थी या जो भी सरोगेट मदर थी, क्या किया, उसमें दोबारा उसमें क्या किया, इम्प्लांट कर दिया। फिर बाद में जो माइस बने वो ट्रांसजेनिक टाइप के थे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे पहले जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया था? वो वर्ड जो है सबसे पहले यूज़ किया था र्यूडल एंड डॉक्टर गार्डन ने। ठीक है, और उसके बाद जो पहला ट्रांसजेनिक माउस बना था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था, बनाया था रुडोल्फ जेनिस ने। रुडोल्फ जेनिस ने बनाया था 1974 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के क्रिएशन के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो इसके मेनली 3 मेथड हैं। ठीक है, लेकिन और से मेथड है, बहुत मेथड है इसके। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप्स के मेथड हैं, लेकिन मेनली 3 मेथड है। एक डीएनए माइक्रो इंजेक्शन है, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड है जिसको नॉकआउट मेथड भी बोला जाता है, और तीसरा जो है रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है जिसको हम सीक्वेंस वाइज एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर मार्शल। उन्होंने सबसे पहले डीएनए माइक्रो इंजेक्शन
को प्रपोज्ड किया था, ठीक है। और डीएनए माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम फॉरेन डीएनए को किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू अ माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट क्या होता है, एक इंजेक्शन होती है, एक नीडल होती है। इस नीडल में क्या होता है, डीएनए कंटेनिंग सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को फर्टिलाइज एग के अंदर मेल प्रोन्यूक्लियाई के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद उसे करीब प्रीवियस नाइट तक छोड़ा जाता है। जब ये 1 to 2 सेल स्टेज इसका हो जाता है तो इसे क्या इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो भी फोस्टर मदर या सरोगेट मदर रहेगी उसमें दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोसीजर होता है, जो भी फीमेल लेंगे, ठीक है, जो भी फीमेल लेंगे उसको क्या करेंगे, उसको सुपर ओवुलेटेड करेंगे। जब सुपर ओवुलेटेड मीन्स वो मतलब बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करने लगे तो उसे सुपर ओवुलेटेड बोलते हैं। वो कैसे करेगी, बहुत हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन दे करके, जो भी माइस वगैरह लेंगे उसको सुपर ओवुलेटेड कर लेंगे। उसमें से बहुत सारे फर्टिलाइज जब एग निकलेंगे तो उस एग में जो मेल प्रोन्यूक्लियाई होगा उसमें क्या करेंगे कि एक माइक्रो इंजेक्शन कंटेंट डीएनए सोल्यूशन, ठीक है, ये जो माइक्रो इंजेक्शन है इसकी सहायता से क्या करेंगे, मेल प्रोन्यूक्लियाई में जो भी हमारे पास फॉरेन डीएनए रहेगा या डिजायर्ड डीएनए रहेगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको कहाँ इंसर्ट करा देंगे, मेल प्रोन्यूक्लियाई में इंसर्ट करा देंगे। जब इंसर्ट करा देंगे और इसको क्या करेंगे, प्रीवियस नाइट के लिए, इंक्यूबेटर के लिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 सेल स्टेज के लिए इसको एक दिन छोड़ देंगे। एक दिन जब छोड़ देंगे तो जब ये 2 सेल स्टेज हो जाएगा तो उसको वापस कहाँ पे इम्प्लांट करा दिया जाएगा, इसको वापस सरोगेट मदर या फोस्टर मदर में दोबारा इम्प्लांट करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, होल्डर पिपेट होता है, मतलब ये क्या करता है, ये जो एक एग रहता है इसको पकड़ने के लिए होल्डर पिपेट हो गया, ठीक है। ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन कंटेंट डीएनए सोल्यूशन जिसका डायमीटर 0.5 से 5 होता है, ठीक है। अब ये माइक्रो इंजेक्शन जो रहेगा, माइक्रो इंजेक्शन सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डीएनए कंटेनिंग सोल्यूशन रहेगा उसको मेल प्रोन्यूक्लियाई में इंसर्ट करा देंगे। फिर बाद में जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब बाद में ये रिएक्ट करेंगे और ये 2 सेल स्टेज बना लेंगे, प्रीवियस नाइट तक छोड़ देंगे, 2 सेल स्टेज जब बना लेंगे तब उसके बाद इस फर्टिलाइज एग को वापस कहाँ इंसर्ट करा दिया जाएगा, वापस जो भी फीमेल रहेगी, सरोगेट मदर रहेगी, उसमें दोबारा क्या करा दिया जाएगा, इंसर्ट करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी अगर माइस होगा या रैट होगा, जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांसजेनिक माउस बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी सहायता से बहुत से ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा चुके हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए, ये बहुत ही कॉमन मेथड है। ये माइक्रो इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, सेल वॉल वगैरह हो गया या जो भी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो इसको क्या करता है, ये आसानी से क्या करता है, आसानी से इसमें इंटर कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा सेल को हानि नहीं पहुंचती है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत कम है, 0.5 से 5 है। लेकिन तब पर भी कभी कभी क्या होता है कि जो एक्स रहता है वो खराब हो जाता है, इसीलिए जो फीमेल रहती है उसको सुपर एवुलेटेड किया जाता है ताकि एक्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जब एक्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एक में सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते जाएंगे। फिर बाद में जैसे सक्सेस हुआ 2 सेल डिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद इम्प्लांट कर देंगे फीमेल सरोगेट मदर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसका एडवांटेज है कि कोई भी मार्कर जीन की आवश्यकता नहीं होगी, पहला बात। दूसरी चीज़ है कि जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या डिजायर्ड जीन रहेगा उसको सीधे इंट्रोड्यूस कहाँ करा दिया जाएगा, एज ए सिंगल सेल में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी था, मैंने इसका प्रोसीजर बताया, काफ़ी ईजी था, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए आपको पहली बात ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहली चीज़। दूसरी बात है इसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसके बारे में डीपली पढ़ने के लिए आगे हम इसके लिए ये जो पूरा पढ़ा रहे हैं इसके लिए मैं एक नोट्स का वीडियो बनाऊंगा, जो नोट्स रहेगा उसके ज़रिए मैं पूरे एक एक लाइन क्लियर करा दूंगा, तो उससे आपको लिखने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड मेथड के बारे में। आखिर ये क्या होता है, तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये भी क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉसलर, उन्होंने बताया था 1986 में बताया था। और ये मेथड जो है इसे हम कहते हैं नॉक आउट मेथड भी कहा जाता है। तो अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है नॉक आउट मेथड किसे बोला जाता है, तो आप सीधे टिक कर देंगे कि ESC मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। ESC मीन्स एम्ब्रियोनिक सेल मेथड, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ESC कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें
हम ESC में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या करेंगे कि DNA को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कब कराएंगे? जब एम्ब्रियोनिक सेल में जैसे जब फर्टिलाइजेशन होगा किसी एनिमल में, ठीक है, तो उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ स्पेशल सेल को, ठीक है, टोटिपोटेंट सेल को आइसोलेट कर लिया जाएगा और जैसे ही आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है, उसे ट्रांजीन से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। इंट्रोड्यूस कराने के बाद जैसे ही वो ES सेल जो है ट्रांसजेनिक हो जाएगी, वो ES सेल को कहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, वो इस सेल को ब्लास्टोसिस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो सेल को इम्प्लांट कर दिया जाएगा कहाँ, वापस कहाँ पे, सरोगेट या फोस्टर मदर में, ठीक है। और जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसजेनिक होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, ये देखिए, ये है डोनर ब्लास्टोसिस्ट। डोनर ब्लास्टोसिस्ट में सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसे किसी डोनर फीमेल से निकाल लिया जाएगा, ठीक है, ओवर ओवलेटेड करके डोनर फीमेल से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं निकाला जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, डोनर फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा, एग बनेगा। एग के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट को क्या किया जाएगा, इसमें से जो भी टोटिपोटेंट सेल है उसको निकाल लिया जाएगा। जैसे देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ES सेल, ठीक है, निकल गई इसमें से। अब निकलने के बाद क्या होगा कि इसमें क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसजीन से क्या करा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे ट्रांसजीन से। अब जैसे ही ES सेल ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसजीन से रिएक्ट कर लेगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ट्रांसजेनिक ES सेल, ठीक है। ES सेल से रिएक्ट कर ली ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसजीन के कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा ट्रांसजेनिक ES सेल। अब इस ट्रांसजेनिक ES सेल को माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से, इसमें भी माइक्रो इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि ES मेडिएटेड से जीन ट्रांसफर मेथड जो है, इसमें भी किसका यूज किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। तो ये जो ट्रांसजेनिक ES सेल है, अब इसको माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से वापस कहाँ कर देंगे, वापस कर देंगे वही ब्लास्टोसिस्ट सेल में, ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक जो ES सेल है इसको वापस कहाँ करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट में वापस माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से इंटर करा देंगे। अब जैसे ही ये इंटर करा देंगे उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो वापस से इसका जो है ES सेल जो है इसके अंदर जो आ गया ES सेल, वो ES सेल ट्रांसजेनिक होता है, ठीक है। अब वो ट्रांसजेनिक ES सेल इसके अंदर है, अब इसे क्या करेंगे, सिंपली इसे इम्प्लांट कर देंगे। कहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, इसे इम्प्लांट कर देंगे सरोगेट मदर या फोस्टर मदर में, ठीक है। जैसे इम्प्लांट करेंगे वैसे कुछ दिन बाद जैसे ही ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद जो नया एनिमल होगा वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, डोनर ब्लास्टोसिस्ट से ये ब्लास्टोसिस्ट को निकाल लिए। निकालने के बाद इसमें से जो भी टोटिपोटेंट सेल है, इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज सेल को टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं, ठीक है, तो वो टोटिपोटेंट सेल को हम निकाल लेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका क्या करेंगे, ट्रांसजीन से जो हमारे पास ट्रांसजीन रहेगा, जो भी हमारे पास फॉरेन DNA रहेगा, उससे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। जब इंट्रोड्यूस करा देंगे तो जब ये ES सेल थी, अब ट्रांसजीन से इंट्रोड्यूस करा दिए तो ES ट्रांसजीन सेल हो गई ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसजीन आ गया ना। अब ये ट्रांसजीन को क्या करेंगे, ये इसे हम वापस से कहाँ पे, माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से ब्लास्टोसिस्ट में फिर से वापस इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराने के बाद फिर क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन कर देंगे। इम्प्लांटेशन कहाँ करेंगे, जो सरोगेट मदर रहेगी या जो सरोगेट मदर या जो फोस्टर मदर रहेगी उसमें क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांट करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो किस टाइप से हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक टाइप से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले ग्लॉसलर ने बताया था, 1986 में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले जैनिस ने बताया था। जैनिस ने कब बताया था, 1976 में बताया था इसके बारे में। तो ये क्या करता है, ये स्मॉल पीस ऑफ DNA मीन्स 8 KB से नीचे के जो DNA हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको एम्ब्रियो में इंजेक्ट करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये 8 KB से ऊपर के कोई भी DNA पार्टिकल को ले नहीं जा सकता, तो इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ब्रॉडली लेवल पे किया जाता है। इसका मेन यूज़ है कि ये जीन के फंक्शन को समझता है, ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, इसलिए ये बहुत पावरफुल भी माना जाता है। लेकिन बहुत हाई लेवल के DNA पार्टिकल को ये नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए हम बात कर लेते हैं कैसे होता है, ठीक। अब देख लीजिए इसके बारे में जैनिस ने बताया था 1976 में, ठीक है। तो क्या होता है, डोनर माइस है,
सबसे पहली बात है किसी डोनर को लेंगे, डोनर माइस से क्या निकालेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज का होना चाहिए, ये याद रखेंगे आप लोग, एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज का ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो है, ठीक। अब साइड से हम लोग क्या किए हैं, रेट्रोवायरस रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रेट्रोवायरस में ट्रांजीन को इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, ठीक है। तो जो रेट्रोवायरस है ये ट्रांजीन को ले जाने के लिए तो सक्षम है ना, रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रेट्रोवायरस विथ ट्रांजीन को कहाँ इंट्रोड्यूस करा देंगे, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो में, ठीक है। अब बाद में क्या करेंगे, इसका इम्प्लांट करा देंगे। इम्प्लांट कराएंगे किसमें, सरोगेट मदर में या फोस्टर मदर जो भी रहेगी उसमें क्या करेंगे, इम्प्लांट करा देंगे। तो इम्प्लांट होगा तो उससे जो भी माइस बनेगा, ठीक है, जो भी माइस बनेगा, ऑफस्प्रिंग्स जो भी बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे, ट्रांसजेनिक बनेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड, ये जो मेथड है इसका यूज क्लोनिंग के लिए भी किया जाता है। बात कर लेते हैं सब इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। तो सब इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक एनिमल में माइस हो गया, रैट हो गया और मंकी हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गया, सीप हो गई। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। तो इनमें से कुछ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अब पहला पॉइंट है माइस। तो माइस क्या होता है, माइस के बारे में हम लोग जानते हैं कि माइस जो था वर्ल्ड का पहला ट्रांसजेनिक एनिमल था, ठीक है, जिसको जेनिस ने कितने में बनाया था, 1974 में बनाया था, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट था कि ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए आज भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे वैक्सीन कोई बन गई है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक माउस के अंदर वो वैक्सीन को इंटर कराते हैं। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट सही रहता है, ट्रांसजेनिक माउस का रिएक्शन सही होता है, तो उसके बाद वो वैक्सीन को मंकी के ऊपर, मंकी के बाद फिर मैन के ऊपर, तो मतलब काफ़ी प्रोसीजर के बाद जो है वैक्सीन तैयार होती है। लेकिन वैक्सीन बनवाने में ज़्यादा भूमिका निभाता है तो माइस है वो, ठीक है। तो माइस के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक काऊ का नाम रोजी रखा गया था, ठीक। और ये क्या होता है कि इसके जो प्रोटीन होती है, जो दूध होता है, उसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक जीन डाला गया था, ह्यूमन जीन था, जिसका नाम है अल्फा लेक्टाल्बुमिन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि इसके जो ये जो मिल्क है 2.4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन में जो प्रोटीन मिलता है, जो ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, जस्ट सेम प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसी जीन की वजह से, लेक्टाल्बुमिन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो मतलब ये मिल्क होता है, ये मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ट्रांसजेनिक मंकी, जिसका नाम आरडी रखा गया था, ठीक है। ट्रांसजेनिक मंकी जिसका नाम है एंडी रखा गया था, ठीक है। तो एंडी क्या होता है, एंडी एक ट्रांसजेनिक मंकी है, ठीक। इसका क्या मतलब, ये जो है एक ऐसा एनिमल है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि डिजीज को, जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, डिस्कवर करने में, डायग्नोज करने में यूज किया जाता है इस ट्रांसजेनिक मंकी का, ठीक है। जैसे कैंसर वगैरह हो गया तो इसमें काफ़ी यूज करते हैं। अब अगला है ट्रांसजेनिक सीप। ट्रांसजेनिक सीप क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक सीप जो है इसका नाम रखा गया है ट्रेसी, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक जीन है डाला गया है जिसका नाम है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि इसके दूध में पाया जाता है। तो ये जो जीन है अल्फा एंटीट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो जीन है वो किसमें यूज होती है, जिसका ट्रीटमेंट करना रहता है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्फीसेमा, PKU, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, इन सब में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब डिजीज के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लीजिए ट्रेसी जो है, ट्रेसी के जो मिल्क में है ना, मिल्क में क्या पाया जाता है, एंटीट्रिप्सिन पाया जाता है। ये एंटीट्रिप्सिन किस में यूज होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होता है, इम्फीसेमा में यूज होता है, PKU, ठीक है, PKU में भी यूज होता है। तो ये ट्रांसजेनिक सीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रांसजेनिक गोट, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक गोट में क्या करते हैं ना, इसमें जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, जो सिल्क वाला जीन है वो इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस करा दिया गया गोट के अंतर्गत। तो क्या हुआ, ये जो ट्रांसजेनिक मतलब जो गोट थी वो ट्रांसजेनिक बन गई क्योंकि इसके अंतर्गत एक फॉरेन मतलब जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक गोट हो गई। तो इससे चूंकि इसके अंदर इसके मिल्क में सिल्क पाया जाता था तो इससे मिलिट्री जैकेट हो गया। फिर एक है मेडिकल माइक्रोस्यूजर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो टाका
टाका का जो धागा नहीं होता है वही होता है मेडिकल माइक्रोस्यूचर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है इसका यूज जो है पहले हो गया मिलिट्री जैकेट, मेडिकल माइक्रोस्यूचर, टेनिस का जो रॉकेट आता है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, जीन का रेगुलेशन चेक करने के लिए, केमिकल सेफ्टी चेक करने के लिए, वैक्सीनेशन चेक करने के लिए, टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए और क्लिनिकल रिसर्च वगैरह के लिए, डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का काफ़ी यूज़ है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सा जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन किसके लिए यूज़ होता है, तो उन सब की स्टडी के लिए ना हम किसका यूज़ करते हैं, इसका ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। और रही बात, जैसे हो गया जो कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर होते हैं, लाइक इंसुलिन वगैरह हो गया, तो इंसुलिन वगैरह का स्टडी करने के लिए, इंसुलिन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, स्टडी ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ की स्टडी करने के लिए, ठीक है, डिजीज़ की जो है स्टडी करने के लिए, जैसे मंकी के बारे में मैंने बताया अभी, ट्रांसजेनिक मंकी। ठीक है, ट्रांसजेनिक मंकी जिसका नाम था एंडी के बारे में बताया ना कि वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, डिजीज जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उनको रिसर्च करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे हो गया कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस हो गया एंड एल्जीमर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब जो डिजीज़ होते हैं इनको क्या करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, इन सब डिजीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है, आज भी इसकी दवा पूरी तरह से नहीं बनी है, ऑपरेशन बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग आज देखते होंगे लाखों लोग की जान कैंसर की वजह से जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है ना, तो इन सब डिजीज़ के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोजी जो काऊ है, ठीक है, जो काऊ है ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम रोजी रखा गया था, उसमें एक जीन डाला गया था जिसका नाम था अल्फा लेक्टाबुल्मिक। ठीक है, जिससे क्या निकलता है, अल्फा लेक्टाबुल्मिन निकलता है। इसका क्या यूज होता है, ये जो है जो ह्यूमन के मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, जस्ट वैसे ही प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसके बारे में बताया था कि एक ट्रेसी थी। ठीक है, ट्रेसी क्या थी, ट्रेसी एक सिप है जिसके मिल्क में अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंटीट्रिप्सिन पाया जाता है। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, इम्फीसेमा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे खासे हो जा रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा अच्छे खासे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। लेकिन देखिए बीटी ब्रिंजल के ऊपर अभी भी बैन लगा हुआ है। दरअसल क्या है, बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस, ठीक है, एक ऐसा है ये कि जो पेस्टिसाइड के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब पेस्टिसाइड अगर इसे खा लेगा तो वो जहर हो जाता है। तो दरअसल क्या है, वही बीटी को नॉर्मल ब्रिंजल में इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अब क्या है कि वो जो फल रहेगा वो नॉर्मल ह्यूमन खाएगा तो उसके लिए सही है, लेकिन जो उसकी पत्ती जो कीड़े खा जाते थे अगर वो खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन आज भी इस पर बैन लगा हुआ है। मतलब क्यों लगा हुआ है, क्योंकि लग जाता है ना, कभी कभी हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इसकी वजह से आज बैन लगा हुआ है। अभी भी ये पूरी तरह से बीटी ब्रिंजल को मार्केट में नहीं लाया गया है। ठीक, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में समझ गए ना, इससे बहुत अलग अलग टाइप के अच्छे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लाइक मैंने बताया था रोजी से बना है अल्फा लेक्टाबुल्मिन, जिसको 1997 में डेवलप किया गया था, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो ट्रेसी से बना है, ट्रेसी मतलब ट्रांसजेनिक सिप से। ठीक, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जैसे हो गया जो भी बताए थे, मेडिकल फ्यूचर था जो टाका यूज होता है उसके बारे में मैंने बताया था, वो भी बना था। वो किससे बना था, वो बना था ट्रांसजेनिक गोट से बना था। ठीक है, जो मिलिट्री जैकेट बनी थी वो भी ट्रांसजेनिक गोट से बनी थी। तो बहुत सी ऐसे चीजें हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेनिक गोट थी उसमें क्या किए, जो स्पाइडर होता है, ठीक है, उसका जो जीन रहता है, जो सिल्क प्रोड्यूसिंग जीन रहता है, उसको क्या किया, उसमें इंट्रोड्यूस करा दिए, वो सिल्क प्रोड्यूस करने लगी और बनने लगा सब कुछ। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला है वैक्सीन सेफ्टी। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए हमने बताया था कि इससे जो माउस रहता है,
उस पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले वैक्सीन उसको लगाई जाती है, उसके बाद देखा जाता है क्या कैसे प्रोसीजर है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल वैक्सीन, देखो वैक्सीन तो दूसरों को लगा के, दूसरे एनिमल को जो नॉन ट्रांसजेनिक है उनको लगा के भी पता किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रांसजेनिक एनिमल को ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये जल्दी जल्दी रिजल्ट्स को शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल को वो वैक्सीन लगाई जाती है, उसके बाद रिस्पॉन्स देखा जाता है। जैसे जो पोलियो की वैक्सीन बनी थी स्टार्टिंग में, वो ट्रांसजेनिक एनिमल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है केमिकल सेफ्टी या टॉक्सिसिटी सेफ्टी कहते हैं इसे ना। जैसे टॉक्सिसिटी को पहचानना है या किसी में केमिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको पहचानना है। मीन जैसे कोई ड्रग बना तो ड्रग जो है डायरेक्ट ह्यूमन को तो ला के दे नहीं देंगे, पहले एनिमल से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे माउस हो गया उसको खिलाएंगे, मंकी हो गया उसको खिलाएंगे, उसके बाद ह्यूमन के लिए ट्रायल के लिए दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई दवाई बनाए और ला के तुरंत दे दिए। दवाई का अलग अलग कंपोजिशन होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन वो सब में अगर मान लीजिए टॉक्सिसिटी हो गई तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक माउस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद मंकी के ऊपर देखते हैं क्या साइड इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद ला करके ह्यूमन ट्रायल के लिए दिया जाता है। ह्यूमन ट्रायल में जब ये सक्सेस हो जाता है तो वो मार्केट में दवाई किसी भी जो भी स्वास्थ्य संगठन होते हैं उनके सहायता से मार्केट में उतारा जाता है और वो दवाई से बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल की बहुत अहम भूमिका होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। ये ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को। अगर आप वैसे भी बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक अभी चल रही है, प्लेलिस्ट है मेरी, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगा कुछ दिन में। तो प्लेलिस्ट पे जा करके आप वो लिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जितनी भी टॉपिक है एमएससी प्रीवियस ईयर की, वीर बहादुर सिंह पुराना यूनिवर्सिटी की, सब उस पर अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग जाके जो पुराने वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।